जी वाहिगुरु जी का फतेह। सारी संगत का गुरबाणी व्याकरण के D5 के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आज के लेक्चर में जो है हम ओंकुर के कुछ और रूल्स, कुछ और कॉन्सेप्ट जो हैं स्टडी करेंगे। आज कुछ और वजूहात जानेंगे कि किन लफ्जों को ओंकुर लगती है। ठीक है, पिछले लेक्चर में थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करवा दूं। मेरी स्क्रीन आप सबको शो हो रही है या नहीं हो रही, काइंडली मुझे बता दें। नहीं हो रही, 2 मिनट देखने दें। अच्छा, कुछ संगत कुछ शो हो रही है, 1 सेकंड दे दें मुझे, मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ स्क्रीन तो सबको शो हो रही है, मेरी पिक्चर शो नहीं हो रही होगी, कैमरा शो नहीं हो रहा होगा, स्क्रीन मेरे ख्याल से सबको शो हो रही होगी। कैमरा जो ऑफ है मेरा, थोड़ी खराबी है कैमरा में, तो कैमरा आज ऑफ रहेगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। उम्मीद है आवाज सबको क्लियर आ रही होगी। तो गुरबाणी व्याकरण के आज के लेक्चर में हम ओंकुर के कुछ और रूल्स और कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में मैं थोड़ा आपको रिपीट करवा दूं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था। पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि जो है गुरबाणी व्याकरण अनुसार अगर नाउन एकवचन पुल्लिंग हो तो उसके विशेषण को भी ओंकुर लग जाती है। और विशेषण में बहुत सी संगतों को कंफ्यूजन थी, तो वो कंफ्यूजन भी आज जो हैं दूर हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता जितने लेक्चर्स हमारे होते जाएंगे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होती जाएंगी। जिन संगतों को स्क्रीन शो नहीं हो रही वो एक बार जूम क्लोज करके दोबारा ऑन कर लें, उनको स्क्रीन शो हो जाएगी। और अगर वॉइस कट हो रही है, अच्छा आवाज शायद ज्यादा ही कट हो रही है, मुझे 1 मिनट दे दें, मैं हेडफोन्स पहन लेता हूँ ताकि आपको आवाज क्लियर हो जाए। जी संगत जी, मेरे ख्याल से अभी आवाज सबको क्लियर होगी, काइंडली आप बता दें। संगत जी, क्या आपको आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है या अभी भी ब्लॉकिंग्स हैं या फिर डिस्ट्रैक्शंस हैं आवाज में? संगत जी, अभी आवाज क्लियर है आप सबको? जी हाँ, अभी सबको क्लियर हो गई आवाज, थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस आ रही थी। मैं बेनती करूंगा जितनी भी संगत कनेक्टेड हैं वो अपने कैमरास वगैरह ऑफ रखें ताकि रिकॉर्डिंग हो रही होती है और किसी और को आपकी वीडियो या फुटेज शो ना हो। जी संगत जी, हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। माफी चाहता हूँ देरी के लिए।
जी संगत जी, आज हम कुछ जो है पढ़नाव के बारे में स्टडी करेंगे और पढ़नावी विशेषण के बारे में भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? पढ़नाव इस जिस किस दिस आद मींस के एक्सेट्रा। ठीक है, इन सब के साथ आप देख रहे हैं कि ऊपर लगी हुई है। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है पढ़नाव की? पढ़नाव दे आखिरी अखर नु ओंकुड़ एक वचन करके लग दी है। ठीक है, पढ़नाव के आखिरी अखर को ओंकुड़ एक वचन दर्शाने के लिए लगी जाती है और इसका पुल्लिंग ते स्त्रीलिंग नाल कोई संबंध नहीं होता। मीन्स कि अगर नाउन स्त्रीलिंग हो या प्रोनाउन के साथ बेशक पुल्लिंग नाउन हो, उसके साथ प्रोनाउन का कोई भी संबंध नहीं होता। प्रोनाउन की ओंकुड़ जो है वो महदूद रहती है और वो एक वचन को दर्शाने के लिए लगाई जाती है। बहुत सी संगतों के अभी मैसेज आ रहे हैं कि आवाज क्लियर नहीं है। मेरे ख्याल से अभी आवाज क्लियर होगी बिल्कुल जी। पढ़नाव सबको क्लियर होगा। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। पढ़नाव दे आखिरी अखर नु ओंकुड़ एक वचन करके लगती है। मतलब कि पढ़नाव के आखिरी अखर को ओंकुड़ सिर्फ एक वचन दर्शाने के लिए लगती है हमेशा, और इसका पुल्लिंग अते स्त्रीलिंग नाल कोई संबंध नहीं होता। मींस के अगर इसका नाउन प्रोनाउन का नाउन बेशक स्त्रीलिंग हो या बेशक पुल्लिंग हो, उसके साथ प्रोनाउन का कोई भी संबंध नहीं होता। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। गुरबानी में से हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। पुलिंग देख लेते हैं, पुलिंग एग्जांपल। ठीक है, जिस राखा है तिस कोई न मारा है। अब यहाँ पर पंक्ति जब आप देख रहे हैं, जिस राखा है तिस कोई न मारा है, यहाँ पर देखिए जिस और तिस दोनों हमारे पास प्रोनाउंस हैं, पर राखा है और मारा है ये दोनों हमारे पास क्या हैं? क्रिया हैं, वर्ब हैं। ठीक है, राखा कहा जाता है कि जिसकी रक्षा की जाए, और मारे मीन से किसी को जो है भगा दिया जाए या मार दिया जाए या जो है नुकसान पहुंचाया जाए। ठीक है, मारे का अक्सर औकात यही मतलब निकलते हैं। जिस रखा है तिससे कोई न मारा है, कि जिसकी रक्षा परमात्मा कर ले तिसको या उसको जो है यहाँ पर तिस वर्त्या गया है, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोई भी स्त्रीलिंग हमारे पास नाउन नहीं आ रहा, सारे पुल्लिंग ही हैं। अभी स्त्रीलिंग एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस देही को बहु साधना करे। अब देखिए इस पर यहाँ पर ओंकुड़ लगी हुई है। ठीक है, और देही हमारे पास नाउन है। तो कहने का मकसद जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि प्रोनाउन का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता। प्रोनाउन पर जब भी ओंकुड़ लगती है वो सिर्फ किसके लिए लगती है? ताकि ये एक वचन के लिए दर्शाया जाए, किसी वाहिद के लिए दर्शाया जाए या किसी वाहिद के लिए बताया जाए। ठीक है, इस देही को बहुत साधना करे, मींस के इस देही को बहुत साधना करे, बहुत हम साधना करते हैं। बहुत का मतलब यहाँ पर बहुत सारा हो जाता है। ठीक है, बहुत साधना करे। आगे चलते हैं, कुछ और जो है प्रोनाउन और प्रोनाउन विशेषण में क्या अंतर है उसके बारे में जानते हैं। जी, पढ़नावी विशेषण के बारे में जानते हैं। अक्सरों का जब आपको लास्ट होमवर्क जो दिया गया था उसमें अक्सर संगतों को और बहुत सारी संगतों को जो है कंफ्यूजन हो रही थी कि एहे भी तो प्रोनाउन है, ओहो भी तो प्रोनाउन है, तो वो विशेषण कैसे हुआ? ठीक है संगत जी, देखिए एहे और ओहो बिल्कुल प्रोनाउन है। ये दोनों जगह पर यूज होते हैं। एहे ओहो प्रोनाउन की जगह पर भी यूज होता है और पढ़नावी विशेषण के तौर पर भी यूज होते हैं। सिर्फ एहे ओहो नहीं, ऐसे बहुत सारे पढ़नाव हैं जो पढ़नावी विशेषण के तौर पर यूज होते हैं। मेरे पास इन दो की एग्जांपल्स थी, इस वजह से मैं इन दो को डिस्कस कर रहा हूँ। एक सवाल आया हुआ था
देही का मतलब बता दें, देही कहा जाता है बॉडी को, जिस्म को, और देही होती है, होता नहीं है, ठीक है। स्त्रीलिंग की मीनिंग मैं समझा देता हूँ। स्त्रीलिंग कहा जाता है फेमिनाइन को या फिर मोनस को। उर्दू में मोनस कहा जाता है, इंग्लिश में फेमिनाइन को कहा जाता है, ठीक है। परनावी विशेषण की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। परनावी विशेषण ਦੇ आखिरी ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਤਾਂ ਹੀ लगती है जे नाव एक वचन पुल्लिंग होवे। मतलब कि परनावी विशेषण को औंकड़ तब ही लगती है जब उसका नाउन एक वचन भी हो और पुल्लिंग भी हो, तब ही परनावी विशेषण को नाउन लगती है। एक सेकंड संगत जी रुक जाएं, काफी संगतों के मैसेज आ रहे हैं कि उनको वॉइस नहीं आ रही और कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वॉइस बाकी सब संगतों को क्लियर है? अच्छा, जिन संगतों को वॉइस क्लियर नहीं है वो कोशिश करें अपना नेट रिफ्रेश कर दें, या फिर घर में जितनी इंटरनेट पर डिवाइसेस यूज हो रही हैं उनको क्लोज करवा दें थोड़ी देर के लिए, आपके पास वॉइस क्लियर हो जाएगी। आगे चलते हैं। मेरी वॉइस आप सबको आ रही होगी? जी, तो क्योंकि हमें से जो है बहुत सी संगतों को परनावी विशेषण में जो है थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी, तो इसके लिए हम इंग्लिश के मुताबिक, इंग्लिश ग्रामर के मुताबिक हेल्प ले लेते हैं कि किस तरीके से परनावी विशेषण इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो दी मोस्ट कॉमन डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर दिस, दैट, दीज एंड दोस, ठीक है। जो मोस्टली यूज होते हैं परनावी विशेषण के तौर पर, ठीक है, जो प्रोनाउंस भी हो और विशेषण भी हो, वो कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोस। जो हमारे पास पंजाबी में या गुरमुखी में एह या ओह करके इस्तेमाल होते हैं। संजय जी, आवाज क्लियर है सबको? जी, क्लियर आ रही है सबको? ठीक है, उम्मीद है परनावी विशेषण सबको क्लियर हो गया होगा। हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं परनावी विशेषण के ऊपर। एह अंत न जाना है कोई। देखिए यहाँ पर अंत हमारे पास क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है, और एह उसका विशेषण हो गया। एह अंत न जाने कोई, गुरु महाराज कह रहे हैं कि अंत को कोई भी नहीं जान सकता। एह अंत न जाने कोई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव गुरमुखी में एह, ओह और कुछ और भी इस्तेमाल होते हैं, पर मेरे पास इन्हीं की एग्जांपल्स थी तो इसलिए मैंने यही मेंशन किए। कुछ और भी इस्तेमाल होते हैं, वैसे बहुत सारे हैं परनावी विशेषण के तौर पर जो इस्तेमाल होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिन्हें कहा जाता है। कुछ संगतों को आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, मैं देख लेता हूँ यहाँ से। जी, एक सवाल आया था कि उस होगा परनावी विशेषण। उस परनावी विशेषण में नहीं इस्तेमाल होता, उस परनाउन में ही इस्तेमाल होता है। मोस्टली जितनी गुरबाणी की पंक्तियां देखी हैं उसमें तो उस प्रनाउन में ही इस्तेमाल होता है। हाँ, उसकी जगह कुछ और ऐसे वर्ड्स हैं, मैं जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको वो वर्ड्स भी भेज दूंगा कि कौन कौन से वो वर्ड्स हैं जो परनावी विशेषण के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, पर उस जो है वो प्रोनाउन के तौर पर ही इस्तेमाल होता है।
जैसे कि पीछे बात कर दी ना, देखिए मैं पीछे आ जाता हूँ दोबारा। पढ़नाव जो है हमारे पास किस जिस किस किस या फिर उस, ठीक है, या फिर जितने भी समझ लें सस्य अंकुर के साथ आ गए या फिर किसी और के साथ आ गए, तो ये सारे जो हैं हमारे पास प्रोनाउंस के तौर पर ही मोस्टली इस्तेमाल होते हैं, और इनके जो अंत में अंकुर है वो महदूद रहता है, चाहे नाउन कैसा भी हो, ठीक है। इनके अंत में अंकुर महदूद रहता है, इनके अंत में अंकुर चेंज नहीं होता कभी भी, ठीक है संगत जी। हमने इस पर कुछ एग्जांपल्स भी देख ली थी, और जिन जिन संगतों को क्लियर नहीं हो रहा उनको मैं आखिरी में दोबारा जो है यही सारा कुछ समझा दूंगा, दोबारा रिपीट कर दूंगा मैं। ये भी हमने डेफिनेशन समझ ली थी कि परनावी विशेषण दे आखिरी अखर नु अंकुर तां ही लगती है जे नाव एक वचन पुलिंग होवे। दो एग्जांपल्स यहाँ पर हमने देख ली थी, एह अंत न जाने कोई, एह लेखा लिख जाने कोई। देखिए एक बात संगत को क्लियर कर दूं, देखिए विशेषण पर अंकुर अगर लगा है ना, तो वो विशेषण हमें क्या दर्शाता है कि विशेषण एक वचन पुलिंग के लिए वर्ता गया है, ठीक है। पर प्रोनाउंस पर जब अंकुर लगती है अंत में, तो प्रोनाउन सिर्फ इतना हमें दर्शाते हैं कि ये प्रोनाउन पर अंकुर की वजह सिर्फ एक वचन है, ठीक है। ये डिफरेंस है प्रोनाउंस और प्रोनाउंस विशेषण में या विशेषण में, ठीक है। विशेषण पर या फिर नाउन पर जब भी अंकुर लग जाती है तो हमें वो ये दर्शाते हैं कि ये विशेषण या फिर ये पढ़नावी विशेषण किसी एक वचन पुल्लिंग के लिए ही वर्ता गया है। और जब इसी तरह हमारे पास प्रोनाउंस आ जाते हैं, प्रोनाउंस हमें कभी ये नहीं दर्शाते कि उन पर जो अंकुर लगी हुई है वो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के लिए वर्ती गई है, नहीं। वो सिर्फ हमें इतना दर्शाते हैं कि प्रोनाउंस पर जब भी अंकुर लगती है वो एक वचन के लिए लगी हुई है, ठीक है। हम कुछ और आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यही हमारे पास प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, और प्रोनाउन के तौर पर गुरु महाराज किस तरीके से पंक्ति में फरमान करते हैं वो एग्जांपल देख लेते हैं। परनावी एह जह मारक अह जात अकेला। अभी देखिए यहाँ पर यही जो वर्ता गया है ना, यही एज अ प्रोनाउन वर्ता गया है। यही एज अ प्रोनाउन वर्ता गया है। जह मार्ग यह जात अकेला। यहाँ पर ए जो है ना, जब हम ये पूरी पौड़ी पढ़ते हैं यहाँ पर ए कहा गया है मन को, ठीक है। मन की जगह पर ए यूज हो रहा है एज अ प्रोनाउन के लिए, ठीक है। और इसी तरह आप जह को देख सकते हैं, जह यहाँ पर जो है परनावी विशेषण के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और जह पर अंकुर इस वजह से नहीं लगी क्योंकि मारक के साथ संबंधक लगा हुआ है, और वो कौन सा संबंधक है वो हम जब सारी स्टडी करेंगे ना तब हमें समझ आएगा कि मारक के साथ संबंधक लगने की वजह से नाउन्स के विशेषण को अंकुर नहीं लगती। थोड़ी सी कंफ्यूजन बात होगी, पर आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें हमें क्लियर होती जाएंगी। जी लेखा का मीनिंग कुछ संगतें पूछ रही थी, यह लेखा लिख जाने को। देखिए लेखा का मतलब एक वचन पुल्लिंग है यहाँ पर, ठीक है। यह लेखा किसी एक लेखे की बात हो रही है, ठीक है। लेखा कहा जाता है हुक्म को या परमात्मा की जो रचना किसी के ऊपर लिखी होती है, ठीक है। ये लेखा लिख जाने कोई, ये लेखा लिख जो है या परमात्मा का जो लेखा है वो कोई ही जान पाता है। जय की मीनिंग जेड़ी, जय की मीनिंग हम कैसे जेड़ी, जेड़ी मारक दे ये जात अकेला, ठीक है। जे कहा जाता है जेड़े को। आगे चलते हैं। उम्मीद है प्रणव विशेषण और प्रोनाउंस में जो अंतर है सिर्फ हमने अंतर देखना है, ज्यादा इसमें कंफ्यूज मत होइए। जितना हम गुरबाणी को स्टडी करेंगे ये चीज और क्लियर होती जाएगी। आप संगत कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ इतना बस याद रखिए कि प्रोनाउंस यूज होते हैं वो एक वचन के लिए यूज होते हैं, और प्रणवी विशेषण एह ओह जह, ठीक है, ये सारे हमारे पास प्रणवी विशेषण में आ जाते हैं, और ये अक्सर औकात एक वचन पुल्लिंग के लिए ही वरते जाते हैं।
पर एक किसी जगह पर आप देख रहे हैं कोई भी नाउन नहीं नजर आ रहा, या फिर पता नहीं चल रहा कि नाउन कौन सा है, और आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर आपके पास पंक्ति लिखी हुई है, जय मारक एह जात अकेला। यहाँ पर जात जो है क्रिया है, ठीक है, मारक नाउन है हमारे पास, और मारक का विशेषण जह है, ठीक है संगत जी। एह यहाँ पर प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, प्रनावी विशेषण की तरह यूज नहीं हो रहा, ठीक है संगत जी। एह यहाँ पर मन के लिए वर्ता गया है, इस वजह से यहाँ पर भी एह की ओंकुड़ या हाय ओंकुड़ नहीं उचारी जाएगी, एहो नहीं पढ़ा जाएगा। जी हाँ, प्रनावी प्रोनाउन को कहा जाता है, बिल्कुल। आगे चलते हैं और बहुत ही खास जो है डेफिनेशन ओंकुड़ ना लगने की पढ़ते हैं, ठीक है। जो हम पीछे पढ़ के आए थे अभी, वहां तक हमारा ओंकुड़ लगने की जितनी वजूहात थी वो संपूर्ण हो चुकी हैं, ठीक है। हमने जान लिया है कि किन किन लफ्जों को ओंकुड़ लगती है, मैं वो थोड़ा रिपीट करवा देता हूँ। नाउन एक वचन पुल्लिंग हो अगर हमारे पास, तो उसको ओंकुड़ लग जाती है, और उसी नाउन एक वचन पुल्लिंग का अगर विशेषण हो तो उसको भी अंकुर लग जाती है, ठीक है। इस विशेषण में परिणामी विशेषण भी आ जाते हैं, और अक्सर औकात प्रोनाउंस को जब भी अंकुर लगी हो तो आप ऐसा समझ लें उनका अंकुर महदूद रहता है। उन पर अंकुर लगने की सिर्फ एक ही वजह है, वो क्या, कि वो एक वचन के लिए दर्शाए गए हैं या वर्ते गए हैं एक वचन के लिए। अभी हम उन रूल्स को स्टडी करेंगे, जितने भी आगे रूल्स आएंगे हम उन रूल्स को स्टडी करेंगे, क्यों शब्दों पर अंकुर नहीं लगता, क्या वजह होती है शब्दों पर अंकुर ना लगने की, ठीक है संजय जी। तो सबसे पहले डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं, और आपके जो भी सवाल हैं उनका जवाब अंत में एंड में दिया जाएगा। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਨਾਲੋਂ औंकड़ ला दिता जाता है। मतलब कि ये तो हमने स्टडी कर लिया था कि जिन्हां पुलिंग नावां दे अंत विच औंकड़ होवे ਉਹ आम तौर ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ठीक है। कि जिन पुलिंग नाउन्स और एक वचन नाउन्स के अंत में औंकड़ होता है वो पुलिंग और एक वचन ही होते हैं, ठीक है। उनको बहुवचन बनाने के लिए मीन्स कि उनको बहुतों के लिए वर्तने के लिए, ठीक है, बहुत सारों के लिए वर्तने के लिए, या जमा के लिए वर्तने के लिए, या फिर प्लूरल के लिए वर्तने के लिए, अगर हम उनके अंत में से औंकड़ हटा दें ना, तब वो बहुत सारों के लिए हो जाएंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पर। जी अमर कुमार जी बता दें, मैं क्या रिपीट कर दूं। अच्छा, ये मैं दोबारा समझा देता हूँ कि हम ये रीजन पढ़ रहे हैं, इस डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि अगर किसी भी नाउन को अंकुर नहीं लगी हुई, ठीक है, तो उसके पीछे ये रीजन हो सकता है कि वो नाउन जो है बहुत ज्यादा लोगों के लिए वर्ता गया हो, या किसी जमा के लिए वर्ता गया हो, या प्लूरल के लिए वर्ता गया हो, या फिर जैसे हम गुरमुखी में या पंजाबी में कहते हैं बहुवचन के लिए वर्ता गया हो इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और आगे गुरु महाराज की जब पंक्तियां देखेंगे तब ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर जितने भी अभी वर्ड्स आ गए, सिख, साध, करम, तरम, संत, तीरथ, इन सब पर अंकुर नहीं लगी। मीन्स के बहुत सारे सिखों की बात हो रही है, बहुत सारे साध की बात हो रही है, ठीक है, बहुत सारे कर्मों की बात हो रही है, बहुत सारे कर्मों की बात हो रही है, बहुत सारे संतों की बात हो रही है, और बहुत सारे तीर्थों की बात हो रही है। इस वजह से इनके साथ अंकुर नहीं लगी। बहुत ही सिंपल है, जब भी आप ऐसा कोई वर्ड नाउन वर्ड देखें, एक वचन वर्ड देखें, जो नाउन वर्ड देखें जो पुलिंग हो और उसके ऊपर अंकुर ना लगी हो, तब आप समझ जाएं कि ये बहुतों के लिए वर्ता गया है। जिनको आवाज क्लियर नहीं है, हो सकता है उनका नेट जो है
स्लो हो या फिर नेट में कोई डिस्ट्रैक्शन हो, मेरी तरफ से जो है बिल्कुल नेट क्लियर है। जी हाँ, फिर भी ये नाउन ही होगा बिल्कुल। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक वचन और बहुवचन की, ठीक है। जैसे कि पहली पंक्ति आ गई हमारे पास, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। यहाँ पर देखिए भगत के आखिरी अक्षर को अंकुर लगी हुई है, और यहाँ पर कितने भक्तों की बात हो रही है, एक ही भगत की बात हो रही है। मीन्स कि हमें अंकुर लगने से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर गुरु पिता एक भगत के बारे में फरमा रहे हैं या फिर एक भगत की बात कर रहे हैं। प्रगट नहीं छपे मीन्स की गुरु पिता कह रहे हैं हर का भगत प्रगट नहीं छपे, कि परमात्मा का जो भगत हो जाता है, परमात्मा का जो कोई विरला भगत या कोई एक भगत हो जाता है परमात्मा का, वो संसार में प्रकट हो जाता है, किसी ना किसी तरीके से छुपा हुआ नहीं रहता वो, ठीक है। उससे परमात्मा खुद ही जो है प्रकट कर देते हैं संसार में, ठीक है संगत जी। प्रगट नहीं छपा है। और दूसरी जो हमारे पास एग्जाम्पल आ रही है, असंख भगत गुण ज्ञान विचार। प्रगट मीन्स प्रकट हो जाना, प्रकट कहा जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, पृथक हम हिंदी में ये वर्ड वर्तते हैं, पृथक, या फिर पैदा तो नहीं कहा जा सकता। प्रगट मीन्स यहाँ एक्सप्लोज, बिल्कुल संगत ने हेल्प कर दी। प्रगट कहा जाता है एक्सप्लोज को, ठीक है। फिर भी इसका इंग्लिश वर्ड जो है मुझे नहीं आ रहा याद। प्रगट हम हिंदी में अक्सर औकात जो है इसके लिए प्रत्यक वर्ड वर्ते हैं, कि भाई कोई चीज प्रकट हो गई एकदम से, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं जो बहुवचन की है, असंग भगत गुण ज्ञान विचार। अब देखिए यहाँ पर भगत पर अंकुर नहीं लगी हुई, तो हमें पता चल गया कि भगत पर अंकुर नहीं लगी हुई तो बहुत सारे भक्तों की बात हो रही है। और साथ ही साथ जो हमें यहाँ पर विशेषण दिया गया है असंख्य, ठीक है, उस पर भी अंकुर नहीं लगी। और असंख्य भी हमें बता रहा है, असंख्य का मतलब होता है अनेक, बहुत सारे, ठीक है। आप अपने पास अगर नोट्स बना रहे हैं तो वहां पर मीनिंग्स आप साथ साथ लिखते जाइए। असंख्य कहा जाता है बहुत सारों को, ठीक है संगत जी। असंख्य भगत मीन्स बहुत सारे भगत, अनेक भगत, गुण ज्ञान विचार, वो परमात्मा के गुण गाते हैं, ठीक है, या उनमें गुण होते हैं, वो ज्ञान की विचार करते हैं, बहुत सारे ज्ञान की बहुत सारी विचार करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी अंकुर नहीं लगी हुई, मीन्स के ये सारे जो नाउन्स हैं, गुण भी हमारे पास नाउन है, ज्ञान भी नाउन है, विचार भी नाउन है, ठीक है। विचार जो है हमारे पास, हम कह सकते हैं कि गुण ज्ञान की विचार की जाती है, तो विचार को हम विशेषण भी दर्शा सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल। तो गुण ज्ञान जो हमारे पास हो गया वो क्या हो गया, हमारे पास नाउन हो गया, और उन पर भी अंकुर नहीं लगी तो क्या मतलब हो गया कि बहुत सारे गुणों की, बहुत सारे ज्ञानों की बात हो रही है और बहुत सारे भक्तों की बात हो रही है, ठीक है संजय जी। आगे कुछ और एग्जांपल्स पर आ जाते हैं। बहुवचन की पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, छति अमृत जिन भोजन दिए। अब देखिए छत्ती कहा जाता है 26 को, छत्ती, ठीक है। 36, सॉरी 36 कहा जाता है, 36 को आई थिंक, जी हाँ, 36 को छत्ती कहा जाता है। छत्ती अमृत जिन भोजन दिए, जिस परमात्मा ने छत्ती अमृत मीन्स के अमृत यहाँ पर वर्ता गया है, भोजन जो हम खाते हैं, 36 प्रकार के जो भोजन है वो हमारे लिए अमृत हैं। बाकी जो आ जाते हैं वो जहर से ही, जहर में ही शुमार होते हैं, या फिर वो अमृत में शुमार नहीं होते। छत्ती बिल्कुल 36 को कहा जाता है, छत्ती अमृत जिन भोजन दिए। छत्ती ने हमें ये बता दिया कि आगे जाके जिस नाउन की बात होने वाली है वो बहुत सारों के लिए है, इस वजह से भोजन पर भी अंकुर नहीं लगी, मीन्स की यहाँ पर
छत्ती भोजन, बहुत सारे भोजन की बात हो रही है, इस वजह से भोजन पर अंकुर नहीं लगी। और जहां पर गुरु महाराज एक भोजन की बात करेंगे वहां पर गुरु पिता इस तरीके से वर्ता सकते हैं शब्द, त्रिपत पई सच भोजन खाया। अब देखिए यहाँ पर भोजन पर अंकुर लगी हुई है, मीन्स की एक भोजन की बात हो रही है। और सच भोजन, सच क्या हो गया, भोजन का विशेषण हो गया। त्रिपत बई सच भोजन खाया। एक सेकंड संगत जी। जी, त्रिपत बई सच भोजन खाया। खाया यहाँ पर हमारे पास क्रिया है, भोजन नाउन है, सच भोजन का विशेषण है कि हमने सच का भोजन खाया। त्रिपत कहा जाता है शांति को, अंतर में शांति पैदा हो गई तब ही तृप्ति मिल गई, तब ही जब हमने सच का भोजन खाया। मीन्स के भोजन जो खाया, यहाँ पर किसी खाने वाले भोजन की बात नहीं हो रही, परमात्मा के नाम का भोजन, या परमात्मा की जो इच्छा मन में प्रकट हो गई, उस इच्छा ने सारी जो दूसरी इच्छा थी उनको खत्म कर दिया। त्रिपत भई, त्रिपत कहा जाता है शांति को, ठीक है, या फिर हम रज गए। त्रिपत भई सच्चे भोजन खाया। काफी संगतों के जो हैं क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं विनती करूंगा आप जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एंड में पूछिए, ताकि मैं क्लियरली आपके सवालों का जवाब भी दे सकूं और लेक्चर भी सही तरीके से कंडक्ट हो पाए। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं गुरु महाराज की। पंडित शास्त्र स्मृत पढ़या, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर शास्त्र पढ़ना है, ठीक है। शास्त्र को अंकुर नहीं लगी, वजह क्या कि बहुत सारे शास्त्रों की बात हो रही है, बहुत सारे स्मृतियों की बात हो रही है। पढ़या हमारे पास पे आ गई, पंडित को अंकुर लग गया, जिसके गुरु महाराज एक पंडित की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है संजय जी। और जहां पर गुरु महाराज बहुत सारे पंडितों की बात करेंगे, वहां पर गुरु महाराज कैसे वर्तेंगे, पंक्ति, केते पंडित ज्योत की बेदा करें विचार, कि कितने ही पंडित, देखिए केते ने हमें ये बता दिया कि बहुत सारे पंडितों की बात हो रही है। केते पंडित ज्योत की वेदा करे, वेदा करें विचार, इसके वेदों की विचार करते हैं, कितने सारे वो पंडित हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट आपको बता दूं, क्रिया में यहाँ पर देख रहे हैं आप, क्रिया लगी हुई है करें, ठीक है। केते पंडित ज्योत की वेदा करें विचार, क्रिया में जब भी हमारे पास हाय सारी आ जाए ना, तब वो बहुवचन के लिए वर्ती जाती है, ठीक है संजय जी। संजय जी आपसे बेनती है कि आप सवाल अपने क्वेश्चंस लिख के रखें और एंड में पूछिए। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर हर चीज क्लियर कर दूं, पर फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हुए उन क्वेश्चंस को हम एंड में डिस्कस जरूर करेंगे। कीर्ति पंडित ज्योत की बेदा करें विचार, हाय सारी जब भी क्रिया में वर्ती जाए, वर्ब में वर्ती जाए, तब वो बहुत सारों के लिए होती है, ठीक है। मीन्स के उसमें बहुत सारों की बात होती है। अगर क्रिया में हाय सारी की जगह ईडी सारी वर्ती जाए, या ईडी सारी गुरु महाराज लगा दें, तब उसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर किसी एक की बात हो रही है। ये भी पॉइंट आप अपने पास नोट्स में लिख सकते हैं कि जहाँ पर हाय सारी आ जाए वहां पर बहुत सारों की बात होती है। और इसकी उच्चारणता में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, और वो डिफरेंसेस जो हैं हम शुद्ध उच्चारण में आगे के लेक्चर्स में जरूर पढ़ेंगे। जैसे कि हमने बहुवचन के बारे में स्टडी कर दी कि अगर नाउन हमारे पास जो है बहुवचन हो या बहुतों के लिए वर्ता जाए, तो उस नाउन को अंकुर नहीं लगती। इसी तरह बहुवचन का विशेषण भी सदा मुक्ता सहित आंदा है। इसी तरह अगर बहुवचन का जो विशेषण होगा, जैसे एक वचन पुल्लिंग का विशेषण अंकुर के सहित आ रहा था, बहुवचन का विशेषण मुक्ता सहित आएगा, मीन्स कि उसको अंकुर नहीं लगेगी। मुक्ता यहाँ पर जहां भी वर्ताया जाएगा, आप समझ जाएं कि यहाँ पर अंकुर ना लगने की बात हो रही है।
ठीक है। बहुवचन का विशेषण भी सदा मुक्ता सहित आंदा है। मुक्ता कहा जाता है, मुक्ता हमारे पास जो मुहारनी होती है, जिस अक्षर को कुछ भी नहीं लगता, मीन्स की कोई भी मुहारनी नहीं लगती। जैसे हमारे पास मुहारनीज होती हैं कन्ना, स्यारी, प्यारी, अंकुर, लोंकुर, लावा, दिलावा, कनौड़ा, ओड़ा और टीपी, कना, टीपी, लावा, दिलावा, ये सारी हमारे पास मुहारनीज होती हैं। किसी भी अक्षर को कोई भी मुहारनी नहीं लगी हुई समझ जाए उनके साथ मुक्ता लगा हुआ है। ठीक है। सबसे पहला जो हमारे पास मुहारनी होती है वो मुक्ता होता है, फिर कन्ना, फिर स्यारी, फिर प्यारी। और मुक्ता, जी आवाज शायद कट हो गई है, मैं रुक जाता हूँ 1 मिनट के लिए। जी संजय जी, आवाज क्लियर है अभी? जी आवाज क्लियर है। ठीक है। मुक्ता बता दिया, जिस अक्षर को अंकुर नहीं लगेगा तो उसके लिए हम मुक्ता लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है संजय जी। आगे चल के कुछ मुक्ता की, या फिर जिन अक्षरों को अंकुर नहीं लगती, या जिन अक्षरों से अंकुर हट जाती है, जिन विशेषण से अंकुर हट जाती है, उनकी कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम। जैसे जिन्हें अगर बात की जाए असंख्य, देखिए जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया, असंख्य कहा जाता है बहुत सारों को, असंख्य कहा जाता है अनेकों को। ठीक है। सिख का मतलब यहाँ पर देखिए, सिख को अंकुर नहीं लगी हुई, मीन्स के बहुत सारे सिखों की बात हो रही है, बहुत सारे सिख की बात हो रही है। तो इसका विशेषण असंख्य भी बिना अंकुर के ही आ गया। एक और एग्जांपल आपको यहाँ पर दी हुई है, गुण, मीन्स के गुण के रानी को जो है अंकुर नहीं लगी हुई, बहुत सारे गुणों की बात हो रही है। इसी तरीके से इसका जो विशेषण आ गया अमूल, उसको भी अंकुर नहीं लगी, अमूल गुण। ठीक है संजय जी। आगे चलते हैं, गुरबाणी की पंक्तियों में से अब एग्जांपल सीखते हैं। 1 मिनट संजय जी। अमूल कहा जाता है जिसका मूल ना पाया जा सके, अमूल। जैसे कि गुरबाणी की पंक्ति आ जाती है, अमूल गुण अमूल व्यापार। गुण और व्यापार दोनों हमारे पास नाउन है, और दोनों को अंकुर नहीं लगी हुई, आखिरी अक्षर को अंकुर नहीं लगी हुई। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि बहुत सारे व्यापारों की और बहुत सारे गुणों की बात हो रही है यहाँ पर। और गुरु महाराज कह रहे हैं अमूल गुण, गुण जो है वो क्या है, अमूल है, जिसका मूल्य नहीं पाया जा सकता। इसी तरह गुरु पिता व्यापार के लिए भी वर्त रहे हैं, अमूल व्यापार के। परमात्मा के जो व्यापारी हैं, या परमात्मा के नाम का जो व्यापार करते हैं, जो जितने सारे भी भगत हैं, वो परमात्मा के नाम का या परमात्मा के गुणों के नाम का व्यापार करते हैं, वो भी व्यापार क्या है, अमूल है, प्राइसलेस है बिल्कुल। इस पौड़ी में अमूल, देखिए जब भी नाउन को औंकड़ आ जाती है ना, इसी पौड़ी जब हम पढ़ते हैं, तो नाउन को जब भी औंकड़ लग जाती है आखिर अखर को, तो अमूल को भी औंकड़ लग जाती है, विशेषण को भी औंकड़ लग जाती है। अगर नाउन को औंकड़ नहीं लग रही तो विशेषण को भी औंकड़ नहीं लगेगी। अगर नाउन बहुवचन के लिए है तो विशेषण भी बहुवचन के लिए हो जाएगा। मीन्स की बहुत सारे अमूल की बात हो रही है, बहुत सारी प्राइसलेस गुणों की बात हो रही है। एक और पंक्ति देख लेते हैं, पार ब्रह्म के भगत निर्वैर। देखिए यहाँ पर पार ब्रह्म को अंकुर नहीं लगी हुई, और उसके पीछे जो रीजन है आगे के लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। भगत यहाँ पर वर्ता गया है बहुत सारे भक्तों के लिए। ठीक है। और इसका जो विशेषण आ गया निर्वैर, कि परमात्मा के जो भगत होते हैं वो निर्वैर होते हैं, उनमें कोई वैरता नहीं होती। वैर कहा जाता है जो हम भेदभाव रखते हैं, उसको वैर कहा जाता है। निर्वैर मीन्स के कोई भी भेदभाव जिसमें ना हो। पार ब्रह्म के भगत
निर्वैर, परमात्मा के जितने भी भगत हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक भगत की बात नहीं हो रही, तब यहाँ पर हम जितने लगा सकते हैं अर्थ करते वक्त, मतलब करते वक्त या विचार करते वक्त, कि परमात्मा के जितने भी भगत हैं वो क्या हैं, निर्वैर हैं। अगली एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई न जानई। देखिए गुण पर भी औंकड़ नहीं लगी, और इसका जो विशेषण आ गया वो भी बिना औंकड़ के ही आ गया। इसका विशेषण कौन सा है, बेअंत। गुण हमारे पास नाउन हो गया, बेअंत उसका विशेषण हो गया कि परमात्मा के गुण बेअंत हैं, ठीक है। तो बेअंत को भी तत्ते के आखिर में औंकड़ नहीं लगी, मुक्ता ही रह गया हमारे पास वहां पर भी। गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई न जाने, कि कोई नहीं जान सकता इतने बेअंत परमात्मा के गुण हैं। स्वामी कहा गया है परमात्मा को यहाँ पर। अगली पंक्ति की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और मैं एग्जांपल दे दूंगा, थोड़ा अनरिलेटेड होगी पर एक चीज समझाने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर वाणी कह रही है केते इंद्र चंद्र सूर्य केते केते मंडल देश। एक केते को मैं यहाँ पर जो है ग्रीन करना मुझसे रह गया, माफी चाहता हूँ। विशेषण ये जितने भी यहाँ पर केते हैं, केते वर्ते गए केते विशेषण के लिए। देखिए अक्सर औकात वाणी में विशेषण नाउन के बारे में बता देता है कि नाउन एक के लिए है या बहु के लिए है, मीन्स के बहुत सारे के लिए है। अक्सर औकात क्रिया भी हमें बता देती है कि जो नाउन की बात हो रही है वो किसी एक नाउन की बात हो रही है या किसी बहुत सारों के लिए बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह इस पंक्ति में केते वर्ता गया है, केते कहा जाता है कई सारों को, ठीक है। केते इंद्र चंद्र सूर्य, गुरु महाराज कह रहे हैं कि कितने ही इंद्र हैं, चंद्र हैं, सूर्य हैं, इन सबको जो है औंकड़ नहीं लगी हुई। इंद्र को भी औंकड़ नहीं है, चंद्र को भी औंकड़ नहीं है, सूर्य को भी औंकड़ नहीं है। सूरज सूर्य कहा जाता है, सूरज को चंद्र कहा जाता है, चंद्रमा को और इंद्र इंद्र को कहा जाता है, ठीक है। कितने ही इंद्र हैं, कितने ही चंद्र हैं, कितने ही सूरज हैं, ठीक है, बहुत सारे। यहाँ पर औंकड़ की बात नहीं हो रही, पर यहाँ पर एक चीज समझाने के लिए कि विशेषण की मदद से भी अक्सर औकात हम नाउन का जान सकते हैं कि नाउन एक के लिए है या बहुतों के लिए है। जी नहीं, प्लूरल, पारस इंद्रानी जी, प्लूरल का जो प्लूरल और प्लूरल विशेषण का जो थोड़ा सा चैप्टर था वो मैंने क्योंकि वैसे तो ये कवर करवाना था पिछले लेक्चर में, पर काफी टाइम हो चुका था पिछले लेक्चर का, तो इस वजह से मैं कवर नहीं करवा पाया। इस वजह से प्लूरल और प्लूरल जो विशेषण है, प्रोनाउन विशेषण है, उनको आज जो है कवर किया गया था। और आज जो है मेन हम उन चीजों को कवर कर रहे हैं कि किन नाउन्स पर अंकुर नहीं लगती और जिन नाउन्स पर अंकुर नहीं लगती उसके पीछे की वजह क्या है। और बाकी सवालों का जवाब जो है अंत में जैसे ही लेक्चर खत्म होगा तो बाकी सवालों का भी जवाब दे दूंगा। गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई ना जाने, कि परमात्मा के गुण बेअंत हैं और कोई भी नहीं जान सकता। गुण हमारे पास यहाँ पर नाउन है, बेअंत उसका विशेषण है। गुण बहुत सारे गुणों की बात हो रही है, इस वजह से बेअंत के पत्ते को भी अंकुर नहीं लगी। केते इंद्र चंद्र सूर्य केते केते मंडल देश, केते यहाँ पर जितनी दफा बरता गया केते हमारे पास विशेषण है। इंद्र चंद्र सूर्य मंडल देश ये सारे हमारे पास नाउन हैं। और मीन्स के गुरु महाराज कहते हैं कितने ही इंद्र चंद्र सूरज हैं और कितने ही मंडल देश हैं। मंडल कहा जाता है प्लेनेट को, देश कहा जाता है, देश भी जो है वर्ता गया है प्लेनेट के लिए ही, पर देश कंट्री को भी कहा जाता है। मंडल प्लेनेट को, देश समझते हैं कंट्री को। इंद्र कहा जाता है इंद्र को, कितने इंद्र, एक सेकंड देखें। जी, इंद्र कहा जाता है इंद्र देवते को। चंद्र कहा जाता है चंद्रमा को, चांद को, ठीक है, और सूरज को, ठीक है। इसके बहुत सारे ही इंद्र देवते हैं, कोई सिर्फ एक इंद्र देवता नहीं है, ठीक है। इतना कि गुरु महाराज अगली पंक्ति में कहते हैं केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वैस, के बहुत सारे ही सिद्ध हैं, बहुत सारे बुद्ध हैं, बहुत सारे नाथ हैं और कितने ही देवी के वेश हैं, ठीक है।
अगली पंक्ति की तरफ आ जाते हैं, अगली एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं हम। जी, लास्ट एग्जाम्पल जो है, असंख्य मूर्ख अंध गोरे। देखिए मूर्ख यहाँ पर हमारे पास नाउन है, बहुत सारे मूर्खों की बात हो रही है, ठीक है। इस वजह से असंख्य ने वैसे ही हमें बता दिया कि यहाँ पर बहुत सारे बहुत सारों की बात हो रही है। असंख्य का मतलब हो जाता है अनेक। अनेक ही मूर्ख हैं जो अंध में घोर कहा जाता है, जो डीप हों या घुपे हुए हों अज्ञानता के अंधेरे में, ठीक है। घोर कहा जाता है डीप को, या फिर घुपे हुए हों, ठीक है। असंग मूर्ख अंध घोर, अंध के घोर में या अज्ञानता के अंधेरे में बहुत ही ऐसे मूर्ख हैं जो अज्ञानता के अंधेरे में डले हुए हैं, दसे हुए हैं। ये अर्थ हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। अंधघोर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर विशेषण हो गया मूर्ख का, और असंख्य भी विशेषण हो गया यहाँ पर मूर्ख का। अंध मीन्स अंधे, जो अज्ञानता का अज्ञानता के अंधेरे में आ जाए या अंधे हो जाए, अंध उसी को कहा जाएगा। एक सवाल आया हुआ है जी। हमारा लेक्चर यहाँ तक जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आप सबके क्वेश्चन स्टडी करूंगा, पर जो अभी क्वेश्चन आया पहले मैं इसका जवाब दे दूं, फिर एक एक करके आप क्वेश्चन करते जाइए संगत जी। विशेषण की क्लास में अपना आपने प्रपोज बताया था कि अंकुर आने का मतलब होता है कि विशेषण है या नहीं है। अब बहुवचन होगा फिर कैसे पता चलेगा कि विशेषण का। देखिए जैसे नाउन हमारे पास एक वचन पुल्लिंग था, तो उसके विशेषण को भी अंकुर लग रही थी। हमें बताया जा रहा था वहां पर कि ये जो विशेषण है ये नाउन एक वचन पुल्लिंग के साथ रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरह पर जब पुल्लिंग कोई भी नाउन बहुवचन के लिए वर्ता गया है, ठीक है, उसके विशेषण को भी अंकुर नहीं लगेगी। वो इसी वजह से नहीं लगेगी ताकि हमें बताया जाए कि ये जो विशेषण है ये बहुवचन नाउन के लिए वर्ता गया है, ठीक है संजय जी। अगर देखिए यहाँ पर असंख्य को अंकुर लग जाती, मूर्ख को अंकुर ना लगती, ठीक है, तो हमें ये पता चल जाता कि असंख्य मूर्ख का विशेषण नहीं है, क्योंकि मूर्ख तो यहाँ पर बहुत सारे मूर्खों की बात हो रही है। पर असंख्य के साथ अगर अंकुर लगी हुई है तो ये मतलब हो जाता कि असंख्य मूर्ख का विशेषण नहीं है। यहाँ पर असंख्य फिर कुछ और ही मतलब होते, पर गुरु महाराज ने इस वजह से मूर्ख और असंख्य दोनों को अंकुर नहीं लगाई, क्योंकि हमें पता चल सके कि मूर्ख का जो विशेषण है वो कौन है, असंख्य है। इसलिए समझे, ऐसा अगर सिंपल कहा जाए, जैसा हमारे पास नाउन होगा वैसा ही विशेषण होगा। जी संगत जी, कुछ क्वेश्चन पढ़ लूं। एक मिनट दे दें जी। क्लास जो है 10 या 15 मिनट में वाइंड अप हो जाएगी बिल्कुल। एक सेकंड संगत जी, क्वेश्चंस को अपने एक सेकंड रोकते हैं ताकि जो पिछले क्वेश्चन आ गए हैं वो मैं सारा पढ़ लूं। भैया सारा समझ आ गया एग्जाम्पल के साथ, डेफिनेशन भी, पर मैं ये समझ नहीं आया आज का मेन टॉपिक क्या है। आज का मेन टॉपिक ये था कि आपको एक तो जो है प्रोनाउंस और प्रणवी विशेषण के बारे में बताया जाए, ठीक है, कि प्रोनाउंस के ऊपर अंकुर महदूद रहती है, ठीक है, अंकुर नहीं उतरती उनकी, और जिस जगह पर प्रोनाउंस पर अंकुर उतर जाती है वो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आप बस ये समझ आइए कि प्रोनाउंस पर अंकुर नहीं उतरती, उनके साथ हमेशा मौजूद रहती है, और जिस रीजन की वजह से प्रोनाउंस से अंकुर उतर जाती है या अंकुर उनको नहीं लगती वो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इसी तरह पढ़नावी विशेषण, बहुत सी संगतों को कंफ्यूजन थी पढ़नावी विशेषण में कि यह हमारे पास प्रोनाउन है या पढ़नावी विशेषण है, इसलिए पढ़नावी विशेषण को भी डिस्कस किया गया था आज के लेक्चर में। और साथ ही साथ जो हमारा मेन टॉपिक था आज का वो यही था कि लफ्जों को अंकुर क्यों नहीं लगती, ठीक है संजय जी। अच्छा, छत्ती अमृत जिन भोजन दिए, जी हाँ अमर कुमार जी, इसका मैं क्या समझा दूं। भैया कोई आप बातें जिससे गुरमुखी वर्ड्स की मीनिंग सर्च कर सकें।
जी हाँ, मैं बिल्कुल जो है व्हाट्सएप पर आपको बता दूंगा इसके बारे में। आपके साथ ही जो है गुरमुखी वर्ड्स की मीनिंग आप शेयर कर सकें, देख सकें, वो एप्लीकेशन में आपको बता दूंगा। इस पंक्ति की मीनिंग समझा दें। जी हाँ, बिल्कुल, मैं उस दोबारा पंक्ति पर आ जाता हूँ। क्षत्रिय अमृत जिन भोजन दिए, और दोबारा वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। भैया आज का कोई टेस्ट नहीं है, जी नहीं, आज का कोई टेस्ट नहीं है, पर हाँ होमवर्क और एक्टिविटी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाएगी जो आपको पूरी करनी होगी। मतलब पहले हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे, फिर अभी सारा अंकुर के लिए पढ़ रहे हैं। जी हाँ, पहले हमने ये समझ लें कि पहले हम ये स्टडी कर रहे थे कि अंकुर किन किन शब्दों पर, किन किन लफ्जों पर लगता है। अभी हम ये स्टडी करेंगे कि अंकुर किन लफ्जों पर नहीं लगता। ठीक है पारस रानी जी। मेहरबान साहब, मेहरबान शब्द मेहरबान के लास्ट अक्षर पर अंकुर नहीं है। रीजन एंड साइल एक सिंगल नेम, उस पर अंकुर क्यों नहीं लगेगी? जी मेहरबान शब्द में जिस मेहरबान पर अंकुर नहीं है, वो भी हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने बहुवचन का डिस्कस किया, और आगे के लेक्चर्स में भी ये बताया जाएगा। जैसे कि हमारे पास नानक भी आ जाता है ना, हालांकि गुरु नानक पिता तो एक ही है, पर कई जगह पर नानक को ओम पर लगता है, कई जगह पर नहीं लगता, और इनके पीछे जो भी रीजंस हैं वो सारे हम आहिस्ता आहिस्ता करके आगे पढ़ेंगे। ओके भैया, अब स्क्रीन पे आओ। अब आप स्क्रीन पे आगे पढ़ाएंगे या क्वेश्चनिंग आंसर होगी? अ, ये यहाँ तक आज का लेक्चर क्लियर हो गया है। बाकी जो है हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। अगर आपके अभी क्वेश्चन हैं आप पूछ सकते हैं। इस पंक्ति की मीनिंग समझाएं। जी हाँ अमर कुमार जी, मैं समझा देता हूँ। भैया 36 भोजन कौन से हैं? जी भैया ठीक है, वॉइस ब्रेक हो रही है, ठीक है, अभी मैं पीछे आ जाता हूँ। 36 भोजन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जी यहाँ पर छठी अमृत जिन भोजन दिए। छठी कहा जाता है 36 को, जिस परमात्मा ने 36 प्रकार के भोजन जो हैं हमें समर्था दी। ठीक है, छठी अमृत जिन भोजन दिए। ठीक है, हमें इंसानों को एक इंसान ही केवल है जिसको 36 प्रकार के भोजन खाना अलाउ है। ठीक है, बाकी जीव हो गए, बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, जैसे कि हम शेर की बात करें तो शेर हमेशा मांस खाएगा, घास कभी नहीं खाएगा। इसी तरह अगर बकरी की बात करें, बकरी हमेशा घास खाएगी, मांस कभी नहीं खाएगी। तो इंसान को छठी अमृत की भोजन की कैटेगरी में रखा गया है। 36 अमृत के भोजन जो है कहीं पर भी मीन्स के ये पूरी तरीके से नहीं लिखा गया कि छठी अमृत भोजन कौन कौन से हैं। हो सकता है कुछ आर्टिकल्स हो, पढ़े नहीं है कभी, पर एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पर लिखा गया था कि छठी अमृत के जो भोजन होते हैं वो हमारे पास जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं, मीठा, खट्टा, या फिर चटपटा, इन सारे टेस्ट को मिलाकर 36 प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टेस्टेस होते हैं हमारे पास, स्वाद होते हैं, उन सारे स्वाद को मिलाकर या उन स्वादों में छेड़छाड़ करके उनको उनके ऑर्डर को चेंज करके उनको एक मिक्स करके 36 प्रकार के भोजन जो हैं वो क्रिएट होते हैं। जी छत्ती अच्छा अच्छा, सही भैया। विशेषण का अभी तक समझ नहीं आ रहा मुझे। संगत जी, विशेषण कहा जाता है जो किसी भी नाउन की विशेषता प्रकट करे। देखिए अब यहाँ पर ऊपर जो आपके पास पंक्ति लिखी हुई है, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार। भगत की जो विशेषता प्रकट कर रहा है वो असंख्य प्रकट कर रहा है कि भगत जो है वो असंख्य है। ठीक है, मीन्स के असंख्य का मतलब होता है अनेक। ठीक है, तो विशेषण कहा जाता है जो नाउन की विशेषता प्रकट करे। ठीक है, नाउन की कोई क्वालिटी प्रकट करे उसको विशेषण कहा जाता है। इन 36 भोजन में मशरूम हो सकता है, इतना ज्ञान नहीं है मुझे, माफी चाहता हूँ। पर गुरु, अगर गुरु माता से पूछें वो जरूर बता देंगे। तो असंख्य भाव, यहाँ भाव पर अंकुर है लेकिन असंख्य पे नहीं, तो एक वचन की बात हुई या बहुवचन? असंख्य भाव, देखिए भाव जो
भाव जो लफ्ज है ना, ऊड़े ओंकुर और ऊड़े ओड़ा, दो तरीके से हमारे पास वरता जाता है, ठीक है। मोस्टली जगहों पर ऊड़े ओंकुर तो भाव, देखिए भाव एक फीलिंग है, ठीक है। भाव बहुत हो ही नहीं सकते, ठीक है। भाव तो एक ही हो सकता है क्योंकि भाव एक फीलिंग है, भाव एक भावना है, ठीक है। तो असंग अगर भाव के लिए वरता गया है तो यहाँ पर गुरु महाराज असंग भावनाओं की बात कर रहे हैं, पर कहने का मकसद कि भाव, ये मैं पंक्ति जो है ना, आप जो पूछ रहे हैं असंग भाव की, ये मैं आपको कंफर्म करके, क्योंकि अभी मेरे पास लिखी भी नहीं हुई, कंफर्म करके मैं आपको जरूर जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर ही बता दूंगा। असंग भाव यहाँ पर अंकुर है लेकिन असंग पे नहीं, तो ये एक वचन की बात हुई या बहुवचन की, ठीक है। ये मैं आपको सुमित कुमार जी व्हाट्सएप पर ही बता दूंगा। 36 प्रकार के भोजन डायरेक्ट ऐसे बोले ऑमनीवर्स, जी हाँ ऑमनीवर्स हो गए। प्रोनाउन विशेषण डेफिनेशन रिपीट प्लीज, ठीक है मैं प्रोनाउन विशेषण की डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ। भैया हमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारकर खाना अलाउ नहीं है, तो मशरूम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। देखिए इसका मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है, इसका मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। हर वो पवित्र चीज जो हमें खाते हैं लंगर में, उनको हम छठी भोजन में काउंट कर सकते हैं, ऐसा समझ लें। जी हाँ बिल्कुल। मोस्टली मांसाहारी वो खाने होते हैं या वो खाने होते हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा हो, ठीक है। मोस्टली उन भोजन तो नहीं कहा जाता, मोस्टली उन चीजों को जो है मांसाहारी कहा जाता है जिनके अंदर ब्लड किसी तरीके से फ्लो कर रहा हो, ठीक है। अ, ठीक है भैया, टाइम ओवर हो गया है, जी हाँ बस क्लास एंड करता हूँ। भैया ओमनिवर्स तो नॉन वेज भी खाते हैं, भैया प्लांट लिविंग है फिर भी खाते हैं हम। जी इसके बारे में जो है डिस्कशन, जैसे कह दिया कि गुरु पिता ने 36 प्रकार के जो भोजन है वो सिर्फ इंसान को अलाउ किया है, किसी जानवर को नहीं, ठीक है। तो वेजिटेबल्स खाना हमारे लिए, बेशक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वेजिटेबल्स हमारे लिए एक खुराक है। अगर कोई खुराक हमारे लिए बने ही ना, तो परमात्मा की जो मर्यादा या रहत बनाई गई है, तो इंसान जी ही नहीं सकता फिर। तो किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई फूड बनाना जरूरी है। अच्छा मैं वर्णावी विशेषण की डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जिन संगतों को आज का लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुका है, वो सेशन जो है लीव भी कर सकती हैं, क्योंकि काफी लेट हो गई है, आज का सेशन काफी लेट हो गया है, तो वो सेशन लीव कर सकते हैं। जी परिणामी विशेषण जो था हमारे पास, यही और इस प्रकार के कुछ और भी परिणामी विशेषण आ जाते हैं। इनके आखिर में जब भी अंकुर लग जाए, तब ये एक वचन पुल्लिंग के लिए होते हैं, और ये एक वचन पुल्लिंग के लिए दर्शाते हैं परिणामी विशेषण, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दी गई थी, आगे मैं आ जाता हूँ। यह अंत न जाने को, यह यहाँ पर अंत का परिणामी विशेषण हो गया, ठीक है। यह लेखा, यह यहाँ पर परिणामी विशेषण किसका हो गया, लेखा का, क्योंकि यहाँ पर एक लेखा की बात चल रही है। इसी तरह अगर हम प्रोनाउंस में जो है यह यूज होगा, तो गुरु महाराज पंक्ति में कुछ इस तरीके से फरमा रहे होंगे, जय मारक एह जात अकेला, यहाँ पर भी एह की अंकुर उच्चारी नहीं जाएगी, क्योंकि ये प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जब हम थोड़ी पढ़ते हैं ना, गुरु महाराज यहाँ पर मन की बात करते हैं। भैया लिखा पर अंकुर नहीं, जी हाँ संगत जी, ओमनीवरस हॉर्बीवरस इस चीज को हम और ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ऑलरेडी इंटरनेट पर इस चीज पर जो है बहुत विचार अवेलेबल है, आप वहां से बिल्कुल सीख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेखा पर अंकुर नहीं, जी हाँ बेशक लेखा पर अंकुर नहीं है, लेखा पर खखे कना लगी हुई है, पर लेखा यहाँ पर दर्शा रहा है कि लेखा एक वचन पुल्लिंग लफ्ज है, इस वजह से एक को भी अंकुर लग गई।
अंत और लेखा क्या हुआ? अंत और लेखा हमारे पास दोनों नाउन हुए, ठीक है। मीन्स अबाउट प्रोनाउन, दिस वाज न्यू थिंग फॉर अस। जी हाँ, लेखा का प्लूरल लेखे होगा। जी हाँ बिल्कुल, लेखा का प्लूरल लेखे होगा, बिल्कुल। जी संजय जी, आप सबको सब कुछ क्लियर है? अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और जिन, चलें एक वो कर लेते हैं, हैंड रेज वाला ऑप्शन कर लेते हैं ताकि पता चल जाए किन किन को क्लियर हो गया है। जिन संगतों को आज का लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया है वो हैंड रेज कर दें। जी 17 संगतों ने अभी तक हैंड रेज किया है, शायद बाकियों को अभी तक जो है लेक्चर क्लियर नहीं है, या फिर उनको कोई अभी भी कंफ्यूजन है लेक्चर में। 22, जी हाँ 23 हो गए। ठीक है, काफी दर्शक संगतों को आज का लेक्चर क्लियर हो गया है। और संध्या राजानी जी, बस आपके एक आखिरी सवाल का जवाब देके इस सेशन को मैं आज एंड कर दूंगा। पढ़नावी विशेषण में नाउन को अंकुर देना मस्त नहीं है। देखिए पढ़नावी विशेषण में या फिर विशेषण में, ठीक है, पढ़नावी विशेषण इसलिए कहा गया है, यहाँ पर बात विशेषण की ही हो रही है, ठीक है। अगर नाउन एक वचन पुल्लिंग हो, बेशक उसके साथ अंकुर हो या ना हो, ठीक है। अगर नाउन एक वचन पुल्लिंग हो, हमारे पास अगर आप प्रीवियस डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा हुआ है कि अगर नाउन एक वचन पुल्लिंग हो जाता है तो उसके विशेषण को अंकुर लग जाती है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी सारी कंफ्यूजन जो है क्लियर होती जाएंगी, जितना हम स्टडी करते जाएंगे सारी कंफ्यूजन क्लियर होती जाएंगी। ठीक है संगत जी, आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। इतनी सेवा परवान भूल चुकी वार वार माफी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।